नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये बुलेटिन है। बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे। समाजवादी पार्टी से पार्टी के युवा नेता राधेश्याम हैं और कौशलेंद्र सिंह यादव हैं। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमेश किया है। ये बड़ा पैनल आज की इस डिबेट के लिए जुड़ा है। हम लोग आज पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर चर्चा करने वाले हैं। कल कांग्रेस की जो किसान पंचायत हुई है उसमें फर्रुखाबाद सदर तहसील की जो किसान पंचायत थी उसमें मुख्य अतिथि थे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल उनसे पूछा गया कि इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें भारत सरकार को मुख्य अतिथि नहीं मिल पाया और सवाल का जवाब था भी और होना भी चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में बड़ी संख्या में विदेश यात्राएं की। तमाम हजारों की संख्या में लोग जुड़े उन कार्यक्रमों में। तो संकेत यही जाता था कि जो विदेशी विदेशों में जो भारत का जो झंडा लहरा रहा है उसके अच्छे संकेत होने चाहिए थे। लेकिन सलमान खुर्शीद ने अपने अच्छी ढंग से समझाया और उन्होंने जो स्थिति है उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया। और कुछ है भी, श्री खुर्शीद ने ये कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी से दोस्ती महंगी पड़ी। मोदी ने ट्रंप से ज्यादा दोस्ती दिखाई और वो अपना पद खो बैठे। श्री खुर्शीद ने कहा कि इसे ही भस्मासुर कहते हैं। अब हम लोग भस्मासुर की भी जो कहानी है वो देख रहे थे। हम अपने दर्शकों को संक्षेप में बताना चाहेंगे कि एक बार भगवान शिव ने एक वरदान दे दिया था भस्मासुर को। भस्म से प्रकट हुआ था, इसलिए भस्मासुर से कहते थे। वो जो सुंदर स्त्रियों पर बड़ा उसकी नजर रहती थी। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया कि जिस पर वो हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने तमाम निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, भस्म करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जब वो भगवान शिव के पास पहुंचा तो उसकी नजर पार्वती पर पड़ी। तो वो उस वरदान के चक्कर में इतना पागल हो गया कि उसने भगवान शिव पर ही उनके वरदान का प्रयोग करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में लंबी कहानी है। उसके बाद में नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने सारी स्थिति बताई। विष्णु फिर मोहिनी रूप रख करके आए भस्मासुर के सामने और भस्मासुर से शादी का प्रस्ताव रखा। और भस्मासुर उस समय भगवान शिव के पीछे पीछे भाग रहा था उनको भस्म करने के लिए। लेकिन मोहिनी रूप देख करके भस्मासुर अपना लक्ष्य भूल गया और मोहिनी ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो उसके साथ एक शर्त रखी कि उसे अपने कुल देवता के सामने नृत्य करना पड़ेगा। और नृत्य की मुद्रा में उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और इस तरह से उसका अंत हो गया। तो ये भस्मासुर की लंबी कहानी है और इसलिए ही कहा जाता है कि भगवान शिव ने जिसे वरदान दिया वो उनके ही पीछे पड़ गया। दूसरा एक और घटनाक्रम भी हुआ था राज्यसभा में, जब गुलाम नबी आजाद साहब को विदाई दी जा रही थी। उस समय एक बड़ी खबर सुर्खी मिली थी कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
इसको लेकर के भी सलमान खुर्शीद ने उनके आंसुओं को घड़ियाली आंसू कहा। तो जाहिर है कि जब बयान आगे बढ़ा करके बोला जाएगा तो खबर बनेगी, और हुआ ही ऐसे। सलमान खुर्शीद पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। अब अगर वो प्रधानमंत्री को भस्मासुर कहें, उनकी साधुता को हरियाली आंसू, तो उसके क्या अर्थ निकाले जाए विकास? जी भाई साहब, देखिए मुझे जहां तक लगता है, पहले तो देखिए मैं सलमान साहब को धन्यवाद देता हूं। चलिए, उन्हें शादी समारोह के बहाने फर्रुखाबाद की याद आई और वो फर्रुखाबाद पधारे श्रीमान जी। दूसरा, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, सलमान साहब हमेशा से ही आपने देखा होगा पाकिस्तान में जाके बयान देते हैं। 2 साल के बच्चे से रात में दिल्ली की सड़कों पे कहलवाते हैं बच्ची से कि हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी। इस तरीके से वो बटला हाउस एनकाउंटर पे सोनिया जी के आंसू बहाने की कहानी है। सलमान साहब हमेशा बयानों की राजनीति करते रहे, ना ही उन्हें कभी फर्रुखाबाद के विकास की चिंता थी और ना ही उन्हें इस देश की सही मायने में चिंता है। मैं स्पष्ट कह दूं, उन्हें इस देश की भी किसी भी प्रकार से चिंता नहीं है सलमान साहब को। सलमान साहब हेन केन प्रकारेण अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं, अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा रखने के लिए ऐसे बयान देने के प्रयास करते हैं सलमान साहब। और ये तय है, जिस तरीके से फर्रुखाबाद की जनता ने उन्हें 2014 में आईना दिखा के भेजा है, वो दोबारा मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई भी प्रयास करने का कुचक्र रचेंगे। ये फर्रुखाबाद की जनता बेहद समझदार है। मोदी जी जैसे मोदी जी है सूरज, इस ऐसे लोग सूरज को दिया दिखाने का काम करते हैं। मुझे हंसी आती है सलमान साहब पर कि तब सलमान साहब को चीजें नहीं दिखती हैं कि जब इस देश में एक प्रधानमंत्री, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो कब बोलेंगे साहब, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, इंतजार देश करता है, तब सलमान साहब के मुंह में बर्फ जम जाती है। तब सलमान साहब को नहीं दिखता है कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। सलमान साहब को तब दिक्कत नहीं होती है जब सरहद पर आताताई आतंकवादी सर काट ले जाते हैं, पाकिस्तान के सैनिक सर काट ले जाते हैं हमारे सैनिकों का, तब साहब इन्हें नहीं दिखता है। तब इनके मुंह में बड़ी बर्फ जमी हुई नहीं पिघलती है। लेकिन मोदी जी पर तंज कसने के लिए, अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए सलमान साहब मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान देते हैं। मुझे 1-2 लाइनें मुझे याद बन पड़ती हैं, कहीं मैंने पढ़ी हैं, मैं आप सबको बताऊंगा। गंदी राजनीति का यह भी एक परिणाम है, 5 रुपए में पेट भरता आम इंसान है। आपने सुना होगा कि 5 रुपए में एक आदमी अपना पेट भर लेता है। सलमान साहब उसी सरकार में मंत्री रहे और इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। सलमान साहब किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि सलमान साहब इतने बड़े बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जब संवेदन शून्य हो जाता है तो इस तरीके के बयान उसके मुंह से निकलना लाजमी हो जाता है। मुझे बहुत हैरत नहीं है सलमान साहब से। सलमान साहब की उम्र हो चली है, सलमान साहब के मुंह से यकायक ऐसी चीजें निकलना स्वाभाविक है। आपको भी पता होता है जब उम्र अत्यधिक हावी हो जाती है, शरीर है, उम्र बढ़ गई है सलमान साहब की, तो मुझे नहीं लगता है हमें इस बात का बुरा मानना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सलमान साहब ऐसे ही प्रसिद्धि हासिल करने का प्रयास करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौशलेंद्र जी। जी शेखर जी, राजनीतिक दलों में परस्पर ऐसी परिपक्व और सद्भाव की जो परिपाटी है, परंपरा है, उसका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। किसी भी दल को, आवाज कहां से आ रही, किसी भी दल को किसी भी वरिष्ठ नेता का सामान्य जो शिष्टाचार का जो सम्मान अपेक्षित होता है वो निश्चित तौर पे करना ही चाहिए। और यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जी एक वरिष्ठ, योग्य और पार्लियामेंट में वास्तव में अनुकरणीय व्यवहार करने वाले नेता वो रहे भी हैं। हो सकता है पिछले दिनों राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद यही कारण रहा हो, यही कोई वजह रही हो, गुलाम नबी आजाद जी से जो कहीं न कहीं ऐसे प्रेरित रहे होंगे। अब सलमान खुर्शीद जी को कुछ अगर ऐसा घड़ियाली आंसू, जैसा कि आज के विषय में सलमान खुर्शीद कुछ ऐसा
जो कि घड़ियाली आंसू जैसा लगा, तो ये खैर कांग्रेस खेमे की बात है। और ये वो ठीक से बताएंगे, हमारे भाई बैठे हुए हैं वो भी अपनी बात पूरी कहेंगे। हालांकि अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विभिन्न मौकों पर अपनी इस योग्यता से लोगों को कई बार प्रभावित भी कर चुके। मेरा शेखर जी, मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी विशेष करके जो कृषि कानूनों का विरोध करते आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ जी, प्रधानमंत्री जी विशेष करके जो कृषि कानूनों का विरोध करते करते जिन किसानों की जान चली गई है, उसके लिए यदि उन्होंने थोड़े से आंसू और बहाए होते तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा लगता। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, थोड़े आंसू उनके लिए भी बहा दिए होते। और मौजूदा समय में अगर आप आज देखें तो रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें और कीमतों में जो आग लगी हुई है, हकीकत में वो एक टॉपिक हो सकता है कि आंसू बहाने चाहिए उस पे। और आज जब डीजल पेट्रोल नई ऊंचाई पर पहुंच रहे, बेखबर है प्रधानमंत्री जी, निश्चिंत और बेखबर हैं, बाकी शिष्टाचार हो रहा है। धन्यवाद। राधे श्याम बोलो। जी, हमने कहा संसदीय परंपरा में रिटायर होता है, उससे उसकी जब विदाई होती है तो हमेशा सभी नेता उसको सम्मानित तरीके से विदाई भाषण दिया करते हैं। और तमाम मौकों पर, अब जैसे लोकसभा का जब सदन का समापन हुआ था तो नेताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ ये कहा था कि हम चाहते हैं मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तमाम तरह की बातें जो भी लीडर होते हैं वो भावुकता में, आपस के प्रेम में, शिष्टाचार में किया करते हैं, और ये परंपरा होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में हमेशा ये परंपरा रही है, चाहता हूं कि आगे भी ये बनी रहे। लेकिन वास्तव में जो ये बताया गया कि भस्मासुर या कोई इतिहास के किसी पात्र से वर्तमान की किसी व्यक्ति की तुलना कर देना, इस बात से हम सहमत रहते हैं हमेशा। आमतौर पे डिबेट में भी हम कभी जब बात होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कह दिया करते हैं कि आप लोग इतिहास की एक बड़ी मोटी पर्दा लाते हो और वर्तमान पे डाल देते हो। तो हम उन सब चीजों में तो विश्वास रखते नहीं है। लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं गुलाम नबी जी के प्रति कोई न कोई आस्था रही होगी। उन्होंने उनके प्रति जो उनके विषय में उनका जो अनुभव था वो शेयर किया। लेकिन जो कौशलेंद्र भाई साहब ने कहा, आंसू वास्तव में बहने चाहिए। 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं सरकार मांगते हुए, उनके लिए आंसू बहाए जाने चाहिए, आंसू बहाए जाने चाहिए। लेकिन जो लोग निश्चित तौर पर जो आज माताएं, बेटियां, महिलाएं जो कुकृत्यों का शिकार हो रही हैं और सरकार उनमें पूरी तरह से संलिप्त है। सबका बदायूं में पुलिस नहीं गई, रात में 2:30 बजे हाथरस में जो सब चलाया गया, ये सब वास्तव में इन चीजों पर आंसू बहाए जाने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इन सब बातों पर चुप्पी रही और पूरी तो सब कुछ कहा कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि जो 150 से ज्यादा किसान वहां शहीद संबंध में भी अगर 2 शब्द बोल दिए जाते तो मेरे अनुमान से उनको ठीक रमेश जी बोलिए। शेखर जी, जवाब हाँ, ऑलरेडी सलमान साहब ने जो भी आप लोगों से पत्रकार वार्ता में कहा, उनके कोई भी शब्द कहीं से गलत नहीं है। राज्यसभा में जिस तरह से विदाई समारोह में गुलाम नबी आजाद जी ने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, अपना अनुभव रखा, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उस भावुकता को लेकर आंसू जो बहाए हैं, जैसे कि भी और वक्ताओं ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि किसान
आंदोलन कर रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आम जनता की बात को लेकर चल रहे हैं। वहां भी शहीद जो हुए हैं किसान, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता थी, आंसू बहाने की आवश्यकता थी। और जिस तरह से उनको लगा, गुलाम नबी आजाद जी ने एक कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एक पार्टी लाइन पे बात रखी, मोदी जी ने इस तरह से बात को की है कि कहीं गुलाम नबी आजाद जी को प्रभावित कर ले, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, लंबे समय से कांग्रेस के रहे, कांग्रेस में रहे और आगे रहेंगे। मोदी जी ने जिस तरह से अपने आंसू बहाकर उनको प्रभावित करना चाहा, तो उससे तो यही साबित होता कि घड़ियाली आंसू ही है। जो है सलमान साहब ने कोई गलत नहीं कहा है और मोदी जी को अक्सर सारी आम जनता कहती है कि सिर्फ ये बातों से बहलाना चाहते हैं, बातों से घुमाना चाहते हैं, बातों से अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसमें जो है हम लोग तो यही मानते हैं कि सलमान साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है और सच कहा है। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो भस्मासुर शब्द है उसको यहाँ पटल पर रखा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भस्मासुर का जो आतंक था उसको पूरी तरीके से कायदे से समझ गए होंगे। और अब मैं ये भी बता देता हूं कि सलमान साहब ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि भस्मासुर को एक वरदान था, वो इतना अहंकार में आ गया था उस वरदान से कि जिस पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को नोट करके चले कि जब जो है मोदी जी की दृष्टि हर घर की रसोई पे पड़ी, आप देखिए गैस रिकॉर्ड महंगाई पर पहुंच गई है, भस्म कर दी उन्होंने उसकी व्यवस्थाएं। किसानों पर पड़ गई, उन्होंने कहा किसानों के अच्छे दिन आएंगे। आप देखिए 200 किसानों की जान जा चुकी है, लगभग 3 महीने से बॉर्डर पर पड़े आंदोलन कर रहे हैं, मैं परिवार सहित, और बर्बादी झेल रहे हैं, उनके ऊपर उनकी नजर पड़ी। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा गले लगाया कि आज डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी चली गई है। ये कहीं ना कहीं जो उनका भस्मासुर वाली बात है उसको जोड़ के उन्होंने इंगित किया। इसके साथ साथ जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उन्हें और संक्षेप में दिखा के बता दूं, वो बोलते बोलते ये बोल गए कि सलमान साहब को देश की चिंता नहीं है। अरे साहब, जिसको चिंता होनी चाहिए उसको नहीं है। जो ये सब देख रहा है कि किसान 3 महीने से परेशान है, किसान से बात करना तो दूर, आप कटीले तार लगा रहे हैं, सड़कों पर कीले लगवा रहे हैं, आप जो है उनके ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। ये चिंता अगर वाली बात है तो ऐसी चिंता साहब भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। अब आप बात करते हैं गंदी राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द इस्तेमाल किया अपनी खुंदक निभाते हुए, अपने जो है अपना शिष्टाचार दिखाते हुए इस बयान पर कि कांग्रेस में और सलमान साहब ने गंदी राजनीति करी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं साहब कि गंदी राजनीति के पर बोलने से पहले जरा याद दिला दें कि जब हाथरस कांड हुआ था तो मोदी जी ने एक शब्द बोलना उस पीड़ित बिटिया के लिए एक शब्द बोलना ठीक नहीं समझा था। क्या वो गंदी राजनीति नहीं थी? इसी के साथ और आगे बता देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं हो गई योगी जी के शासनकाल में, उत्तर प्रदेश करहा रहा था, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द बोलना ठीक नहीं समझा। उसके लिए बोलूं ये किसकी गंदी राजनीति। उसके साथ एक और जीवंत उदाहरण बता दूं, इस पर हम लोग यहां भी चर्चा कर चुके हैं। बदायूं में 17 घंटे बलात्कार पीड़िता महिला का शव सड़क पर पड़ा रहा। मिशन शक्ति योजना लागू होने के बावजूद वहां पर उसका संज्ञान नहीं लिया गया। क्या इससे ज्यादा गंदी राजनीति की आप उम्मीद कर सकते हैं साहब? शब्दों को तोलिए फिर बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें गुलाम नबी आजाद जी को लेकर बात हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है कि गुलाम नबी जी के लिए मोदी जी ने आंसू बहाए, सब कुछ कहा, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद उनसे रखते हैं कि कहीं ना कहीं किसान जिस तरीके से सड़कों पर परेशान है, अपने परिवार को लेकर अपने अधिकार की बात कर रहा है, तानाशाह मत बनिए, उसकी बात सुनिए। जब वो 200 किसानों की जान चली गई तब आपकी आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं निकली साहब।
तो इसको घड़ियाली आंसू नहीं बोलेंगे तो और किस तकाजे से इसे तौला जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर मुखर होकर बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। घूम फिरकर वो एक स्केच बना देते हैं कि सलमान साहब ने क्या किया। अरे साहब, आप तो नेहरू जी को नहीं छोड़ रहे हैं कि उनने क्या किया। अरे भूल क्यों जाते हैं साहब, 7 साल से आप सत्ता में हैं, जवाब अब भी नेहरू जी से मांगेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक विस्तृत मानसिकता की बात है। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुद्दे पर रहें, मुद्दे पर बात करें और अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, वर्तमान स्थिति पर जवाब दें। और सलमान साहब ने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं उसे चारित्रिक तौर पर समझने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप विकास जी। जी भाई साहब, मुझे तो स्पष्ट समझ में आ गया है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि सत्ता से दूरी अब उसकी नियति बन गई है और ये सब अब बयानबाजी और इधर उधर की बातें करना ही इनके बस का काम रह गया है। मैं छोटे से विषय से आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहला विषय भाई साहब ने ये रखा है कि आपने किया। मैं करने के नाते पे मैं ये कहता हूं कि सरकार को पूछने से पहले मैं अब ये बताता हूं आज आपको कि मैं आज इधर विषय पे नहीं जाऊंगा कि हमने किया क्या। मुझे लगता है पूर्वक आप सब सुनेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपके 60 साल वर्षित हमारे साल में कितना बड़ा फर्क है, ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देश में आजादी के 60 साल तक, सन 2014 तक देश में महज 17 करोड़ लोगों के बैंक खाते थे, जो आज 54 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते हैं इस देश में। समय बर्बाद। आधार योजना हम लाए थे, आप भूलिए मत। आधार योजना हम लाए थे। छोड़िए विकास जी, 17 घंटे सब क्यों पड़ा रहा मोदी जी, सुनो उस पर जवाब दीजिए। 17 घंटे सब क्यों पड़ा रहा मोदी सरकार में, उस पर जवाब दीजिए। मोदी जी के आंसू क्यों नहीं निकले बलात्कार पीड़िता के लिए, उस पर जवाब दीजिए। अरे छोड़िए विकास जी, घुमाइए मत, मुद्दा बदलिए मत, ऐसी आपकी समाज के प्रति धारणा है, ऐसा आपका चरित्र है। हमारे चरित्र तो नहीं चाहिए। देखिए फिर आप आरोप लगा रहे हैं, फिर आप आरोप लगा रहे हैं। जब कलाई खुली तो चिल्लाने लगे, टोकने लगे। भाई कोरोना काल के बाद राहुल गांधी न्यू ईयर मनाने कहाँ गए थे? कांग्रेस का साथी कोई मुझे बता दे, कोरोना काल के जस्ट बाद न्यू ईयर मनाने राहुल गांधी कहाँ गए थे? क्या कांग्रेस का कोई जन बताएगा? इसका सवाल देगा? नहीं बताएगा। कारण कि छुट्टियां मनाना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना ही इनका उपयोग है। सत्ता का उपयोग केवल ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए करते हैं, चाहे इनके फर्रुखाबाद के हेलीकॉप्टर मंत्री सलमान साहब हो और चाहे इनके युवराज तथाकथित युवराज राहुल गांधी हो। दोनों की कार्यशैली कामोबेश एक ही है और ये कांग्रेस की कार्यशैली है कि सलमान साहब इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद फर्रुखाबाद गिनती से आते हैं हेलीकॉप्टरों से, इलेक्शन हार जाते हैं तो दर्शन नहीं देते हैं। वैसे ही राहुल गांधी जी कोरोना में देश की चिंता नहीं करते हैं, उनका कार्यकर्ता फर्रुखाबाद या कोरोना काल में चिंता नहीं करता है, लेकिन छुट्टियां मनाने साहब 1 जनवरी से पहले विदेश चले जाते हैं। ये है राहुल गांधी जी का चरित्र और ये है कांग्रेस का चरित्र। दूसरा, किसानों की बड़ी चिंता कर रहे थे साहब। किसानों की चिंता करने वाले मुझे ये बता दें कि सबसे ज्यादा धान समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाली सरकार कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। धान बिका कहाँ बिका धान? अरे भाई साहब, अपडेट करिए, इसके आंकड़े अपडेट करिए। सुन लो ना, आपने क्या प्रयास किए? धान देने गए, आपने किसी से संपर्क किया? सुन लो ना मेरे भाई, सुन लो, आंकड़े सबके पास है। किसी एक व्यक्ति के ना लेने या लेने भर से मात्र से आंकड़ों में फर्क नहीं पड़ जाता है, पहले समझिए। हम आपको बतौर आंकड़े बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन आंकड़ों पे आपको विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। अगर जब हम आंकड़े दे रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व क्या सो रहा है? इसका मतलब ये आंकड़े बिल्कुल सही है। पहले तो आप शीर्ष नेतृत्व से इत्तेफाक करिए, शीर्ष नेतृत्व से इत्तेफाक करिए। आंकड़े सरकार जारी करती है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं होती है, यानी आपका शीर्ष नेतृत्व भी समझता है जो मैंने कहा है सही है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत के इतिहास में इतनी खरीद कभी भी इतनी खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हुई है।
2014 में 2500 करोड़ सुन लीजिए भाई साहब, किसानों की अरे बड़ी चिंता है आपको भैया, और दावा किताबी है। किसान पुत्र महलों में रह रहे हैं, मुझसे मत कहलवाइए। देश का किसान ये जानता है, जो तथाकथित किसानों के पुत्र कहलाए जाते थे वो आज मर्सिडीज से चलते हैं और बड़े महलों नुमा घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए किसानों की चिंता होने का हक नहीं है। किसानों के नाम पे जो राजनीति चमकाना जानते हैं, सड़कों पर भाई साहब सड़कों पर कीले भी इसीलिए लगा देंगी है कि मर्सिडीज में चले उनके। अरे भाई साहब, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता सब समझती है कि समाजवादी और परिवारवादी कौन लोग हैं, सच्चे समाजवादी कौन है और परिवारवादी कौन है, मुझे बताइए। मुझे ये बताइए भाई साहब, कितने किसानों का हित कर दिया आपने, मुझे बताइए। आपकी पीड़ा तो यही है कि समाज के गिने चुने कुछ लोग, मतलब अमित शाह का बेटा ही वहाँ बीसीसीआई अध्यक्ष बन सकता है। अरे भैया बीसीसीआई चले गए, आ जाओ फरुखाबाद आ जाओ, किसानों की बात कर रहे थे, बीसीसीआई चले गए। जब आपकी कलई खुली तो आप बीसीसीआई पे चले गए, जब आप किसानों के ऊपर कलई खुली तो बीसीसीआई पे चले गए, ये है ना। जब कलई खुली सलमान साहब सुनना चाहेगी तो बोलेंगे, सलमान साहब नकारे हुए चिल्लाएंगे नहीं, भाजपा सुनेगी तो बोलेंगे। की चिंता नहीं है, वही रही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2024 के चुनाव में सलमान साहब लड़ेंगे तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ, फर्रुखाबाद की जनता में मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जमानत दोबारा जब्त होगी और हो सकता है इससे कम वोट मिले उन्हें। हम सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे, एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि ये कौन सी मानसिकता है कि जिसके पास जो पूंजीवादी, इसी को तो पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जो गरीब है वो गरीब ही रहे और जो रईस है वही गाड़ी चले। कोई गरीब आदमी अगर गाड़ी चलने लगा तो पूंजीवादी हो गया। पूंजीवादी है, हमें बता दीजिए अखिलेश यादव जी गरीब हैं कि पूंजीवादी है, हमें ये बता दीजिए। किसान पुत्र है अखिलेश यादव, किसान पुत्र है अखिलेश यादव, किसान पुत्र। कांग्रेस सरकार में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, भाजपा सरकार बनवाया, धर्मकाल बनाया, सैफई महोत्सव मनाया और वहाँ पे क्या क्या हुआ, 5 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आपने केवल सरकारें चलाई, 5 जिलों में क्या स्थितियां थी, साढ़े 3 मुख्यमंत्री की सरकार चलाई आपने। गोरखपुर महोत्सव नहीं मनाया गया, गोरखपुर महोत्सव नहीं मनाया गया। अरे भैया वो तो पुरातन कालीन मन रहा था, लेकिन सैफई महोत्सव की तरह जब हर बार में वहाँ गोलियां चलती नहीं और यहाँ सैफई महोत्सव में गाना सुनते रहे तथाकथित मापदंड गांव का कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। जनता बहुत बड़ी है, जनता ने आपको समझ लिया है, जनता ने अगर मुंबई के सिने स्टारों को देख लिया तो उसने अपराध कर दिया। और ये भी बता दीजिए कि करोड़ों रुपए दे दिया। अरे भैया उतना रुपया देश के किसानों को दे देते, एक एक फिल्म स्टार को, सलमान खान को 1.5 करोड़ रुपया 19 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो चुका है उद्योगपतियों पे। ये दे दिया, 19 लाख करोड़ रुपया लगाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया दे दिया गया लगाने के लिए मौसम में। इसी से अरे भैया अनिल अंबानी भूल गए, अनिल अंबानी भूल गए, नोएडा में दिया जाए किसानों को 19 करोड़ उद्योगपति माफ कर चुके हैं। ये रुपया गरीब किसानों को नहीं दिया गया, वो क्यों भाग, ये लोग जो उद्योगपति इनका एनपीए हो गया, ये रुपया गरीब किसानों को नहीं दिया जा सकता था। जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर धैर्य हो तो सुन लीजिएगा, अगर धैर्य हो तो सुन लीजिएगा, इस पर जवाब मैं देना चाहूंगा। बताइए अमित शाह जी ने, और अगर मुझसे जवाब ना लेने का मन करे तो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया। बोलो हाँ भाई देखिए, मैं पहली बात तो एक ही कह रहा हूं कि इस डिबेट को जब पब्लिक देखती है तो उसे लगता है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी जरूर बोलती जा रही है, सुनने की भी आदत डाली है। मैं चुप इसलिए हो गया ताकि आपकी बात जनता सुन ले।
तो विकास जी, आप अगर सवाल करते हैं तो जवाब भी दिया कीजिए। आपने जब शर्म की बात सुनते बोल लो, हैं, आप जवाब नहीं सुनते हैं। जवाब आप जब सवाल आपने किए थे तो जवाब भी सुन लेते हैं, आप बीच में बोलने लगते हैं साहब। अब कम से कम जनता के सामने बात तो आने दीजिए कि आपके अलावा आप किन बातों पे डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, खिसियाने लगते हैं। ठीक है, खिसियाइए मत, अब आप ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोल लीजिए। मतलब कुछ तो शर्म रखिए भैया, कम से कम बिग बुलेटिन की इस डिबेट की तो शर्म रखो, आवाज तो आने दो भैया। जो आपने अनर्गल आरोप लगाए हैं उनको भी सुनिए विकास जी। आप बोलते बोलते चरित्र शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं साहब, कहां चला जाता है आपके नेताओं का चरित्र जब 17-17 घंटे सड़क पर महिला का शव पड़ा रहता है? तब आप चरित्र के नहीं चरित्र पर चर्चा नहीं करेंगे? अरे कहां चला जाता है आपका चरित्र जब दीप सिंधु जैसे, जिन्हें आप कभी आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, उनकी फोटो आपके प्रधानमंत्री जी के साथ, आपके गृह मंत्री जी के साथ, आपके 3-3, 4-4 सांसदों के साथ होती है? कहां चला जाता है आपका चरित्र? कहां चली जाती है आपकी ईमानदारी? अब मैं अगर ये बोलूं, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं कि जिन्हें आप आतंकवादी बोलते हैं साहब, किसान आंदोलन के बीच में जिन्हें पकड़ा जाता है, उनकी फोटो आपके नेताओं के साथ होती है, तो क्या बोलूं मैं भारतीय जनता पार्टी को? किन शब्दों का इस्तेमाल करूं? देखिए ऐसा है, चिल्लाने से और अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने से ये देश का संविधान नहीं बदल जाएगा। आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन कर सकते हैं, सवालों से भाग सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुकर नहीं सकते। कांग्रेस अगर आपका सवाल धैर्यपूर्वक सुनती है, इसलिए सुनती है क्योंकि हम आपको जवाब देने की ताकत रखते हैं। हम भाजपा की तरह कुतर्क नहीं करते हैं। हमने आपसे सीधा सवाल पूछा, शेखर जी ने सवाल पूछा कि भस्मासुर क्यों कहा, मैंने 6 बिंदु गिनवा दिए कि क्यों कहा, कि उन्हें क्या श्राप दिया हुआ था जो देखने को मिल रहा है। गुलाम नबी जी के बारे में मैंने कहा तो वहां पर भी मैंने साफ साफ बता दिया कि साहब उनके लिए आंसू बहाए, बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए भी बहा लेते। लेकिन अब आप लगातार इन शब्दों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है? किस चीज से भागेगी? किसानों की जो हत्याएं हो रही है उससे भागेगी? किसानों की जान जा रही है उससे भागेगी? कि जो लगातार जो है अंधा कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा है उससे भागेगी? मिशन शक्ति फेल हो रही है उससे भागेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? क्या सिर्फ पूर्व सरकारों को कोस करी राजनीति करनी है इस देश में? अरे बढ़ती महंगाई पे बताइए, बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पे बताइए। जो आज जो डीजल का दाम इतना बढ़ गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी नहीं बोलेगी? वो शर्म का विषय है कि नहीं है? आप हम दो, बिल्कुल सही कहा हमारे नेता ने कि हम दो हमारे दो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये सब बातें करते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे और साफ कहते हैं हम दो हमारे दो वाला नारा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। ऊपर दो यानी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और नीचे दो अंबानी और अदानी। पूरा देश इन 4 लोगों के हिसाब से चल रहा है। हम दो हमारे दो का नारा सार्थक किया जा रहा है। तो भैया सीधी सीधी बात है, मुद्दों पर बहस करिए। आप यहाँ की बात को नेहरू जी से जोड़ देते हैं। क्या फलसफा है साहब? 7 साल से आप सरकार में है, आपसे सरकार संभाली नहीं जा रही, किसान रो रहा है, बेरोजगार रो रहा है। कहां कहां पे आप सही हैं ये बताइए। खिसिया के किसी का चरित्र चित्रण मत करिए। वो मोदी जी उन शब्दों का कई बार सदन में इस्तेमाल कर चुके हैं जिसका उन्हें माकूल जवाब भी मिला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा, मुद्दों की राजनीति करें। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ अपने दिल में रखते जरूर होंगे। सलमान साहब ने अगर वो बात कही है, और बड़ा विषय है कि गणतंत्र दिवस की परेड पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से कोई भी देश नहीं छोड़ा होगा कि जिसमें 6-6 बार चक्कर ना लगाए हो, किसी देश का एक भी नेता कोई यहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आया नहीं। ये कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। इस पर सोचिए क्या कारण रहा, क्या आपकी विदेश नीति है कि इतने बड़े पर्व पर एक भी विदेशी सैलानी नहीं आया, एक भी मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा नहीं आया। ये देश में पहली बार हुआ है। ये शर्म का विषय है, इस पर चिंतन करिए। आज की इस डिबेट में बस इतना ही। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, रमेश कठेरिया जी का, कौशलन जी का और राधे श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार।
उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।